डिबेट के नंबर 1 शो दंगल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बिहार के सारण में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर चुनाव प्रचार जोरों पर है। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता किसी की बात पर करेगी भरोसा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इन सबके बीच आज देश की सियासत नए करवट बदलती हुई देखी गई। आपको बताते चले, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कांग्रेस पार्टी पर ताबड़तोड़ हमला किया जा रहा है, ये बताते हुए कि किस तरह से कांग्रेस का पंजा उनके दुकान, मकान और गहनों तक पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। सैम पित्रोदा के बयान के बाद देश में राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मुद्दा बना लिया है विरासत टैक्स को, और उसको लेकर लगातार लोगों के वो बीच जारी है, कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी सामने आए। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना का मुद्दा अब मेरे जीवन का मिशन हो गया है और हर हाल में मैं इसको पूरा करके रहूंगा। जिस बिहार में मेरी मौजूदगी है, आपको बताते चले, देश में गरीबी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ के आंकड़े उसी ओर इशारा करेंगे कि कितना पिछड़ा और गरीब राज्य है ये। लेकिन यहाँ पर जातिगत जनगणना हो चुकी है, कोई बहुत बड़ा फायदा भी लोगों को मिला नहीं है। अब बड़ा सवाल ये है कि जातिगत जनगणना के लिए राजनीतिक फायदा राहुल गांधी को मिलेगा क्या? बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जातिगत जनगणना की बात करके फूट डालो, राज करो की कोशिश में राहुल गांधी लग गए हैं। लेकिन उनके इस मिशन को भारतीय जनता पार्टी, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके कल्याण की बात करती है, वो इसको कतई पूरा नहीं होने देगी। दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इन सबके बीच मुसलमानों को लेकर एक तरह की नई सियासत इस देश में जन्म ले चुकी है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी बयान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर पूर्व से भी कुछ ऐसे बयान सामने आए हैं जिन्होंने विवादों को और ज्यादा गहरा दिया है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में आज हम बड़ी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आज दिन भर कौन से मुद्दे हावी रहे, दूसरे चरण के चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती हुई चली जा रही है, वैसे वैसे मुद्दा कौन सा गर्माता हुआ चला जा रहा है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। सभी से सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन उसके पहले आज दिन भर गरमाई हुई सियासत पर हमारी रिपोर्ट देखिए। राशन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके व्यवहार से ये लग रहा है कि चुनाव उनके पक्ष में नहीं जा रहा है। एक चरण का चुनाव गुजरा है, 6 और चरण के चुनाव बाकी हैं। लेकिन अभी से देश की चुनावी चर्चा में मुद्दों का कोहरा छंटने लगा और सिर्फ सत्ता के लिए सियासत के असली मुद्दे सामने आने लगे। और इन मुद्दों की बुनियाद में है फिर वही बात, वही धर्म, वही साथ। मंगलसूत्र, जाति जनगणना, दलित, ओबीसी, धर्म की बात, मंगलसूत्र, धर्म के नाम पर और न्याय के नाम पर जाति गिनने का चुनावी चिंतन तो एक ऐसी तेजी पर है कि जिस वक्त तमिलनाडु के किसान पेड़ पर चढ़कर न्याय मांग रहे थे, उसी वक्त एयर कंडीशन्ड हॉल में सामाजिक न्याय का बैनर लगाकर चुनावी चिंतन चल रहा था। भारत में आजादी के 7 दशकों बाद सामाजिक न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस जिसे अभियान बनाना चाहती है और राहुल गांधी जिसे अपने जीवन का मिशन घोषित करते हैं, उसे न्यायसंगत बताने के लिए कुछ उदाहरण भी गिनाते हैं। आपने देखा होगा मीडिया में 24 घंटा नॉन सीरियस, और जब भी कोई 90% की बात करता है तो वो नॉन सीरियस हो जाता है। मैंने कहा देखता हूं ये जो लोग कह रहे हैं नॉन सीरियस, इनकी कंपनीज में इनके स्टेक होल्डर्स कौन है? इनके जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो एंकर्स हैं, मैंने इनके नाम निकालने शुरू किए। 95% का इनमें एक है ही नहीं, एक ओबीसी नहीं है, एक ओबीसी एंकर नहीं है हिंदुस्तान में, एक ओबीसी एंकर नहीं है, एक दलित एंकर नहीं है, एक आदिवासी एंकर नहीं है। मीडिया में कोई नहीं, तो जुडिशरी को देखते हैं। 650 हाईकोर्ट जजेस हैं, 90% आबादी के पास 650 में से 100, और वो भी छोटे छोटे। 200 सबसे बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में, 200 में से एक ओबीसी नहीं, एक दलित नहीं, एक आदिवासी नहीं। उनकी सीनियर मैनेजमेंट में एक दलित नहीं, एक आदिवासी नहीं, एक ओबीसी नहीं। राहुल गांधी देश की 90% आबादी को हिस्सेदारी और न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन उसका आधार गरीबी नहीं, जाति रखना चाहते हैं। कांग्रेस एक्सरे कराने वाली, एक्सरे, तो एक्सरे से किसी को इतराज तो नहीं होना चाहिए ना। एक्सरे से क्या बटेगा, कैसे बटेगा? एक्सरे से सिर्फ 90% को यह पता लगेगा कि उनकी भागीदारी कितनी है।
बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी देश को जाति के नाम पर बांटना चाहती है, जबकि मोदी सरकार जाति धर्म का भेदभाव किए बिना समावेशी विकास की राह पर चल रही है। कांग्रेस पूछती है कि फिर पीएम खुद को ओबीसी क्यों कहते हैं? जो अपने को देशभक्त कहते हैं, एक्सरे से डरते हैं। मोदी जी ने 10 साल देश को कहा कि मैं ओबीसी हूं। जैसे ही मैंने एक्सरे की बात की, जाति जनगणना की बात की, नरेंद्र मोदी कहते हैं जाति नहीं, जात नहीं है तो आप ओबीसी कैसे? फिर आपको उस टाइम कहना था मेरी तो कोई जाति नहीं है। एक तरफ इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच जाति गिनती के चुनावी मुद्दे पर भिड़ंत चल रही है, तो दूसरी ओर इस चुनाव में धर्म मजहब भी गूंज रहा है। और जब से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर देशवासियों की संपत्ति मुसलमानों में बांटने का प्लान बनाने का आरोप लगाया है, सांप्रदायिक सियासत का चुनावी रंग भी छाया हुआ है। कांग्रेस की तैयारी है कि एससी, एसटी, ओबीसी का 15% कोटा काट दिया जाए और फिर धर्म के आधार पर आरक्षण लागू हो। कर्नाटका में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दिया था। मुसलमान की सभी जातियों को एक ही कागज निकालकर सबको ओबीसी कोटा में डाल दिया। कांग्रेस यही फॉर्मूला पूरे देश में लागू करना चाहती है। मोदी की एक ही गारंटी, मुसलमानों से नफरत की गारंटी है वो। कहां तो इंडिया गठबंधन का मंच देश में रोजगार, किसान, महंगाई के लिए सजा था, और अब कहां पहले चरण के बाद ही चुनावी फिजा में सिर्फ धर्म और जात की बात हो गई है, जो शायद सत्ता की सियासत को भले सूट करे, देश की जनता को सूट नहीं करती। आज तक ब्यूरो। क्या जाति धर्म और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर पड़ेंगे वोट या फिर असल मुद्दे हो जाएंगे हावी? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय आलोक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ रत्नाकर त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, आप कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर हैं। कंचन यादव जी, स्पोक्स पर्सन आरजेडी के हमारे साथ मौजूद हैं। धीरेन्द्र कुमार जी, स्पोक्स पर्सन एलजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही संजय कुमार जी, को डायरेक्टर लोकनीति सीएसडीएस के, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय आलोक जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब तो जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी की ओर से भी बिहार के संदर्भ में दावा किया जाता रहा कि हमने भी सपोर्ट किया है, ये वो दुनिया भर की बातें कही गई। अब राहुल गांधी ने कह दिया है कि यही मेरे जीवन का मिशन बन गया है और मैं हर हाल में जातिगत जनगणना करा कर रहूंगा। यह मुद्दा भारी पड़ेगा बीजेपी को चुनाव में। मुझे ये समझ में नहीं आता है, अभी भी आप लोग राहुल गांधी को इतना सीरियसली क्यों लेती हैं? जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना। अरे जब इतना जातिगत जनगणना करवाना था तो कर्नाटका में सारे के सारे मुसलमानों को एक ही बार में उठा के ओबीसी कोटा में डाल दिया। कहां गया जातिगत जनगणना? किसका हक मारा है उन्होंने? जरा इसका जवाब बाकी घमंडियों से लीजिए कि बाकी ओबीसी को हक मारा कि नहीं। अगर सारे मुसलमानों को ओबीसी बना दिया कर्नाटका में तो तब समझ में नहीं आता है। नए नए शगुफे रोज छोड़ते रहते हैं, उसके पीछे भागते रहते हैं। सेल्फ गोल करने की आदत है। सैम पित्रोदा कहते हैं इनहेरिटेंस टैक्स हम लोग लगाएंगे अमेरिका की तरह। बहुत बढ़िया, 50% संपत्ति सरकार, 55% संपत्ति सरकार की हो जाएगी, 45% आपकी बेटे की रहेगी। तो चित्रा जी, आप भी संपत्ति मत बनाएगी। कांग्रेस आ गई तो संपत्ति आपकी बनेगी या चली जाएगी सरकार के पास। एक साथ लगता है मुझे कि लेनिन और चंगेज खान दोनों की आत्मा एक ही साथ घुस गई है। मतलब क्या बात कर रहे हैं और क्या रेलेवेंस की बातें कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। पता दूर दूर तक का नहीं है। कोई और है ना कोई छोर है। कुछ से कुछ कोई भी बोल रहा है, उसके बाद जातिगत जनगणना बड़ा मुद्दा बन गया है। अरे जातिगत जनगणना आप किस जाति को करते हैं? मेरे पास एक्सरे है, अपना एक्सरे पहले करे ना भाई। किस जाति से खुद आते हो? क्या हो? हिंदू तो हो नहीं, किस जाति से आते हो? पहले अपना एक्सरे कर लो, उसके बाद जाके देना। दूसरा, संपत्ति बांटने की बात कर रहे हैं। बताइए तो गांधी परिवार के पास हजारों करोड़ की संपत्ति है, सब जानते हैं। दिल्ली का फार्म हाउस इंदिरा गांधी उनका था, सब उसको बांट दें। सबसे पहले 22 करोड़ की घोषित संपत्ति है, उसको भी बांट दें। 2200 लाख लोगों का भला हो जाएगा।
अरे लालू यादव सबसे बड़े सामान जहां जिस धरती पे खड़ी हैं, छपरा की धरती पर, किसी से ही पूछिए रोड चलते लालू की कितनी संपत्ति होगी तो कोई भी आपको 3-4 हजार करोड़ की नहीं बताएगा। पहला मैनिफेस्टो निकाला जिसमें भ्रष्टाचारियों पे एक्शन की बात नहीं की। ये नहीं कहा कि भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त करेंगे, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो किसी भी दिशा में हो। अगर भ्रष्टाचार कर रहे होंगे तो उनकी संपत्ति जब्त करेंगे, वो तो कभी नहीं किया क्योंकि खुद भ्रष्टाचारी है, तो भ्रष्टाचार पर संपत्ति कहां जब्त करेंगे। ठीक है, तो क्लासिकल कॉम्बिनेशन है लेनिन और चंगेज खान की आत्मा एक साथ घुस भ्रष्टाचार गई। और परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा बीजेपी की ओर से बनाया गया था, लेकिन बाद में धर्म के मुद्दे पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लौटी, आपसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका मैं जवाब लूंगी, लेकिन आशुतोष जी इसके पहले आपके पास आते हुए, ये जातिगत जनगणना, मुझे तो यूपी का इलेक्शन याद आ जाता है जब राहुल गांधी जिस भी रैली में जाते थे उनकी ओर से एक ही बयान आता था सामने कि हिंदू और हिंदुत्व में हमें अंतर करना होगा, हिंदू ये है हिंदुत्व वो है। वही चीजें ऐसा लग रहा है कि अब लोकसभा के चुनाव में जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने पकड़ लिया है। आपको लगता है कि जातिगत जनगणना पर यहाँ की जो देश की जनता है वो वोट करने जाएगी? क्योंकि जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा इन लोगों ने बनाया यहाँ पर, और 70 सालों में कितने साल कांग्रेस पार्टी का शासन रहा, जातिगत जनगणना इतनी ही इंपॉर्टेंट थी तो होने के बावजूद डेटा क्यों नहीं रिलीज किया गया कांग्रेस पार्टी की सरकार की ओर से? ये सवाल नहीं पूछेगी जनता पलटकर? देखिए चित्रा जी, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर कन्विंस हो गई है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है और उसकी सरकार बन रही है, इसलिए लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्ट्रेटजी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री जी कह अगर कांग्रेस की सरकार आ गई, अभी आलोक जी ने भी कहा अगर कांग्रेस की सरकार आ रही, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही इन्फ्रेंस निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है और कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। मुझे तो ये जो तर्क दिया जा रहा है, ये तर्क समझ में नहीं आता है। दूसरी बात क्या है, अगर जातिगत जनगणना हो जाए तो इसमें दिक्कत क्या है? मैं तो बार बार कहता हूं कि सत्ता के पायदानों पर और तमाम संस्थानों पर जिन लोगों का हजारों साल से कब्जा है उन्हीं लोगों को डर लगता है और किसी को कोई डर नहीं लगता। आप किसी ओबीसी समाज के आदमी से पूछ लीजिए, उसको डर नहीं लगता। दलित समाज से पूछ लीजिए, उसको डर नहीं लगता। जो आदिवासी समाज, उससे पूछ लीजिए, उसको डर नहीं लगता। मुसलमानों को डर नहीं लगता है, क्रिश्चियंस को डर नहीं लगता है। तो वो कौन तबका है जिसको इस बात का डर लगता है कि अगर सच्चाई सामने आ जाएगी तो फिर उसका जो वर्चस्व है, जो अनावश्यक वर्चस्व है, जिसके बारे में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हमने 2000 साल तक पशुवत व्यवहार किया था, तो मैं तो चाहता हूं कि जातिगत जनगणना हो। ये लोग सामने आए जिन्होंने पशुवत व्यवहार किया था, और मोहन भागवत ये भी कहा था अगले 200 साल तक के लिए आप तैयारी कर लीजिए। मुझे जातिगत जनगणना से डर नहीं लगता है, लेकिन उसका हवा जो खड़ा करने की कोशिश की जा रही है वो सिर्फ इसीलिए की जा रही है क्योंकि ओबीसी समाज, दलित, आदिवासी तबका अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहता है, जिसके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट तौर पर कहा था। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है और उन लोगों को डर लगता है जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं। अगर ये ओबीसी के पक्ष में खड़े हैं, अगर दलितों के पक्ष में खड़े हैं, आदिवासियों के पक्ष में खड़े हैं, तो सीना तान के कहना चाहिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बोलिए अजय आलोक जी, वो कह रहे हैं सीना तान के बोलिए कि होनी चाहिए जातिगत जनगणना। सबसे पहली बात आशुतोष जी को बता दूं कि प्रधानमंत्री एक ऐसे शख्स है ना जिनके दिमाग में एक मंडल है, दिल में कमंडल है, इसलिए उनको जातिगत जनगणना का हुआ खड़ा करने की जरूरत नहीं है। जातिगत जनगणना का हुआ खड़ा कौन कर रहा है इस देश में, किसको नहीं पता है? एक ऐसा अबोध बालक जिसको 55 साल के चिर युवा इस जातिगत जनगणना का हुआ खड़ा कर रहे हैं। बिहार में तो हुआ था, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया था। कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। अरे हम तो जनता को यह बता रहे हैं कि गलती से भी इनको 40-50 सीट भी आ जाए ना तो ये देश का ये हाल कर देंगे। जिस ढंग से देश के ढर्रे को बदलने की कोशिश की जा रही है, आप ये बताइए तो आशुतोष जी, बड़ा कन्वीनियंटली आप टाल गए। क्या सारे मुसलमानों को ओबीसी जाति में करना कर्नाटका में सही काम है? हाँ या ना? कोई जवाब दे। एक एक घमंडियों से पूछिएगा चित्रा जी। कर्नाटका सरकार ने यह अधिसूचना जारी कर दी जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के पास गया। कर्नाटका का सारे मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में ले लिया। किसका हक मारा आप लोगों ने? इस देश के ओबीसी का हक मार रहे हैं आप, इस देश के SC/SC का हक मार रहे हैं आप, और उसके बाद आप बात करते हैं जातिगत जनगणना की। हुआ हम खड़ा कर रहे हैं। आपको कोई चीज नहीं मिल रहा है चुनाव लड़ने के लिए। जहां जहां सरकारें हैं वहां मुस्लिम तुष्टीकरण खुलेआम आप करते जा रहे हैं। इसका कोई विरोध नहीं करेगा क्या? आपने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की आपकी सरकार चलेगी, लेकिन आप सुधरे नहीं। ठीक है, आपके दिमाग में बैठा हुआ है ये। आप कहते हैं कि इसकी संपत्ति उठा के उसको दे देंगे। अपने मैनिफेस्टो में पहली बार संविधान को डिफाई किया कांग्रेस पार्टी ने। आशुतोष जी चुप है। एक लाइन और खत्म करूंगा। एक लाइन में खत्म करो चित्रा जी, एक लाइन।
ठीक है। अपने संविधान में इन्होंने बोलिए, पर्सनल बोलिए। लॉ को स्ट्रेंथन करने की बात की है। क्या ये भारतीय संविधान के उलट नहीं है, जहां हम यूसीसी की बात करते हैं संविधान में, लेकिन उस पर आशुतोष जी चुप रहेंगे, बाकी घमंडिया उस पर चुप रहेंगे? क्यों? ये दोगलापन नहीं है तो क्या है? मैं फिर आलोक जी को चुनौती ठीक देता है हूं, वो आशुतोष जी कहें। 2 लाइन में जल्दी से जवाब दे दी, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाती हूं। आलोक जी को चुनौती देता हूं और वो कहें कि वो ओबीसी, दलितों और आदिवासियों के लिए जातिगत जनगणना के पक्ष में है। मैं उनको कहता हूं कहें, नहीं कहेंगे, क्योंकि इस देश अरे हम कह चुके हैं, प्रेसिडेंट के पास जा चुका है। एक मिनट, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर एक ऐसा वर्ग है जो बिना गोत्र देखे, बिना जाति देखे कोई काम नहीं करता है, लेकिन जिस दिन आप ओबीसी के हक के बारे में बात करेंगे, जिस दिन दलितों के हक के बारे में बात करेंगे, उस दिन ये कहेंगे ये लोग जातिवाद फैलाते हैं। ये जो दोगलापन है, ये जो हिपोक्रेसी, ये खत्म होनी चाहिए। जब भी कोई ओबीसी समाज का कोई नेता खड़ा होता है, उसको भ्रष्टाचारी, उसको न जाने क्या क्या कह के उसका अपमान किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? लालू यादव आपको बड़े ठीक है, मैं साधु आ लग जाती रहे हूँ। हैं। अब तो इनको बीजेपी कोर्ट ने की ओर से यही भ्रष्टाचारी बताया का जाता है सजा सबसे दी बड़ा है। ओबीसी तो नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन मैं ठीक है, संजय कुमार जी आपके पास आते हुए, इसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। संजय जी आपके पास आते हुए, ये जो जातिगत जनगणना के मुद्दे को राहुल गांधी हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं 2024 के लिए, आपको लगता है कि इस मुद्दे पर जनता वोट करेगी? संजय जी। थोड़ा मुश्किल लगता है कि मुझे जनता इस पर वोट करेगी। जनता इसके लिए सहमति तो जताती है। हमने कई सर्वेज में ये पूछा, बड़ी संख्या में लोग कहते हैं हाँ जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इसमें कोई खराबी नहीं है, बल्कि बहुत उत्साहित होते हैं कि हाँ जातिगत जनगणना होनी चाहिए। लेकिन वो एक स्टैंड उन्होंने, एक इशू है कि हाँ ऐसा होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन क्या इस मुद्दे पर उनका वोट मोबिलाइज होगा कांग्रेस की तरफ, वो बहुत होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाज नहीं है, या इस बात को कांग्रेस उन्हें बताने में असक्षम रही है कि अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी उनके जीवन में क्या परिवर्तन आने की गुंजाइश है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि उनके जीवन में क्या परिवर्तन आ जाएगा, गुंजाइश भी क्या है, इस बात का जो संकेत जनता को नहीं मिलता। उन्हें लगता हाँ जनगणना होनी चाहिए, इसमें क्या खराबी है, पता तो चले हमारी जाति के कितने लोग कहाँ हैं। तो इसी के लिए मुझे लगता है कि ये सर्किल पूरा नहीं कर पा रही है कांग्रेस। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, आधा सर्किल है, अभी आधा सर्किल और पूरा करने की जरूरत है, ये बताना लोगों को और उनको कन्विंस करना कि अगर ऐसा होगा तो ऐसे लोग जो दलित, पिछड़े, गरीब तबके के हैं, जो निचली तबके में है, सामाजिक दृष्टिकोण से निचले तबके में है, उनके जीवन में परिवर्तन आने की गुंजाइश है। अगर ये जनता इस बात से कन्विंस होगी तब उनकी तरफ वोट जाने की गुंजाइश दिखाई पड़ती है। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है, लेकिन गरीबी पहचानने के लिए क्या इस देश को जातियों का सहारा लेना पड़ेगा, ये भी बड़ा सवाल है। अब कंचन यादव जी सीधे आपके पास आते हुए, ढोल बजाकर जातिगत जनगणना आप लोगों ने करा लिया, जेडीयू भी श्रेय लेती है, आरजेडी भी लेती है, उधर बीजेपी भी लेती है, दूसरी पार्टियां भी लेती हैं, लेकिन जातिगत जनगणना हो जाने से जरा आप बताइए बिहार में क्या बदल गया? मेरे सामने कम से कम 200 लोग इस वक्त मौजूद हैं, उनको देखकर मुझे ये तय नहीं करना है कि कौन इसमें गरीब है कौन अमीर है। आप उनकी स्थिति देखकर अंदाजा लगा सकते हैं क्या? इनमें से मैं पूछने जाऊंगी कि आप कौन सी जाति से हो, आपका मैं ज्यादा भला करूंगी और दूसरे का मैं कम करूंगी। जातिगत जनगणना से क्या बहुत बड़ा फायदा हो गया बिहार को, जरा ये बताइए आप, अब जिसको लेकर अब राहुल जी आगे बढ़े हैं कि देश में करवाएंगे। मुझे थोड़ा जवाब देने दीजिए चित्रा जी। पहले तो मैं आलोक जी का जवाब दे दूं, इनको तो खुद पहले अपना ही इतिहास नहीं पता है। 2010 में सबसे पहले नहीं, 2010 में गोपीनाथ मुंडे भाजपा के ही सांसद पार्लियामेंट में घंटों स्पीच देते हैं कि जातिगत जनगणना क्यों होनी चाहिए। यहाँ तक उन्होंने बात कही कि मेरे बस में नहीं है कि मैं अपर कास्ट में पैदा हूँ, कि मैं लोअर कास्ट में पैदा हूँ, कि मैं दलित फैमिली में पैदा हूँ, कि मैं कहाँ पैदा हूँ, और मेरे बस में अगर होता तो मैं लालू फैमिली में पैदा होता। इसलिए मैं इस बात का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत बार लालू जी का नाम ले लिए हैं। और जहां तक आप बात कर रही हैं कि जातिगत जनगणना से बिहार में क्या परिवर्तन हुआ, मैडम हमें 17 महीने ही बिहार में काम करने को मिला है और उसी 17 महीने में जातिगत जनगणना हुआ और 94 लाख परिवारों को, जो गरीब परिवार हैं, उनको 2-2 लाख रुपए दिया गया ताकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सके। ये गरीबी के आधार पर उनको छांटा गया, पहले फिर दिया गया। अगर कास्ट सेंसस का जो कास्ट गणना हुआ वहां पर उसका डाटा नहीं होता तो हम ये नहीं दे पाते। और रिजर्वेशन की जो कैपिंग थी हमने उसको हटाया और 75% तक जो आरक्षण हमने बढ़ाया।
बढ़ाया। तो अगर हमें और समय मिलता है, इसमें बहुत सारे काम करने बाकी रह गए थे, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ गए, एज यूजुअल उसी तरह से इनएक्टिव हो गए। और बार बार ये मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं, जेडीएस से इनका गठबंधन है नहीं है ये तो बता दें। और वही जेडीएस जब 1994 में देवगौड़ा जी मुख्यमंत्री थे तो मुसलमानों को सबसे पहले आरक्षण दिए थे। क्यों है आप उनके साथ? आप बता दीजिए, आप अगर मुसलमानों के आरक्षण के खिलाफ हैं तो आपको जेडीएस के साथ अलायंस में नहीं होना चाहिए। और आरक्षण के बाद भी जब आपकी सरकार थी भाजपा की वहां पर, तो आपने क्यों खत्म नहीं किया? आप उस आरक्षण को चलते रहने क्यों दिए? तो ये दोगलापन वाली बातें सर खत्म करिए। और जातिगत जनगणना इस देश की सच्चाई है। आज भी कोई स्कीम बनानी पड़ती है तो 1931 का आंकड़ा उठाना पड़ता है। हमारे पास ताजा सर्वे नहीं है, हमारे पास आपका सर्वे नहीं है, किसकी कितनी आबादी है, किसकी क्या परेशानी है, हमारे पास सर्वे नहीं है। तो जातिगत जनगणना एक स्टेप है, एक्सरे है, लेकिन ट्रीटमेंट जो दवाई होगी। एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, ठीक है, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक मेरा सवाल है कंचन जी। मेरा ये सवाल है, 2010 में आपने गोपीनाथ मुंडे के बयान का जिक्र कर दिया। अब 2011 उसके बाद तो यूपीए सरकार की ओर से जातिगत जनगणना करवाई गई थी ना, और यूपीए की सरकार जब थी उसी समय आंकड़े भी आ गए थे, लेकिन वो आंकड़े देश को जारी क्यों नहीं किए गए थे? इतना पैसा खर्च करके आप जातिगत जनगणना करवाते हैं और वो आंकड़े देश को नहीं बताते हैं। राहुल गांधी की पार्टी की ही तो सरकार थी, आप लोग उसमें हिस्सेदार थे। तो अब देश की जनता को इस बारे में जवाब दीजिए कि देश के इतने ज्यादा संसाधन जिस जातिगत जनगणना में लगे थे 2010 के बाद, जब आंकड़े निकलकर सामने आ गए तो उसको जारी क्यों नहीं किया गया? अगर जातिगत जनगणना इस देश के हित में था तो इस बात का जवाब दीजिए आप कंचन जी। उसके बाद धीरेन्द्र जी में आ रही हूं। चित्रा जी, उसको जातिगत जनगणना न कहते, उसको सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे कहा जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। और दूसरी बात देखिए, हम भी जब आए थे सरकार में, उसके बाद जनता दल जब आई थी तो हमारा प्राइमरी जो चीजें थी वो कांग्रेस से लेकर यही सारे कॉन्फ्लिक्ट थे। हमेशा विमेन रिजर्वेशन के बिल के अंदर हम ओबीसी के लिए अलग से कोटा की मांग करते थे। बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी बातों पे हमारी असहमतियां थी, लेकिन इस समय हम सब एक प्लेटफॉर्म पर हैं और सबकी मांगे नहीं भाई। आज कांग्रेस भी कन्विंस हुई है इस देश की तरक्की के लिए, पिछड़ों के विकास के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। आज कांग्रेस इस स्टैंड पर आई हुई है और पहले कभी बीजेपी भी थी। अजय आलोक जिसको मानेंगे नहीं, पहले कांग्रेस नहीं थी, 2010 में बीजेपी। अब जातिगत जनगणना कितना बड़ा मुद्दा बनेगा इसके लिए हमें बहुत इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि अब दूसरे चरण के लिए जब जनता वोट डालेगी तो समझ में आ जाएगा। बाकी मेहमानों के पास मैं फौरन आऊंगी, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख कर लेते हैं। मैं आ रही हूँ सर, एक बड़ी खबर आ रही है, उसका सीधे रुख करना चाहेंगे। और ये खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर नितिन गडकरी जो नागपुर से उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी तबियत फिलहाल ठीक है। गडकरी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है, उन्होंने कहा है गर्मी की वजह से असहज हो गया था, अगली सभा के लिए अब वरुण जा रहा हूं। उनकी ओर से पोस्ट किया गया है कि पुसद महाराष्ट्र में रैली के दौरान गर्मी की वजह से असहज महसूस किया, लेकिन अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं और अगली सभा में सम्मिलित होने के लिए वरुण के लिए निकल रहा हूं। आपके स्नेह और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। आपको बताते चले, एक सभा में रैली को संबोधित करते हुए अचानक से ही नितिन गडकरी की तबियत बिगड़ जाती है, जिसके बाद उनको चक्कर आ जाता है, उनको हटाया जाता है और फिर डॉक्टर्स उनका चेकअप करते हैं। तो कारण निकलकर सामने आया कि गर्मी की वजह से वो असहज हो गए थे। फिलहाल वो पूरी तरह से ठीक हैं और अब वो अगली सभा के लिए रुख कर रहे हैं। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, क्या जानकारी मिल रही है गडकरी जी को लेकर? अगली सभा के लिए निकल रहे हैं, क्या तबियत पूरी तरह से ठीक है? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि जो मौसम का असर है वो कहीं ना कहीं नितिन गडकरी जी पर दिखने को आया। अमरावती वाशिम लोकसभा सीट में पुसाद करके एक जगह है जहाँ के कैंडिडेट है महायुति के, मतलब शिवसेना ने कैंडिडेट राजेश्री पाटिल को दिया है, उनके लिए प्रचार चुनाव कर रहे थे जब नितिन गडकरी जी को आप कह सकते हैं कि चक्कर आए हैं और उनकी हालत बिगड़ती हुई दिखी। जब उन्हें आप देखेंगे जो दृश्य सामने आए थे उसमें ऐसा लग रहा था कि वो अनकॉन्शियस है, जिसके बाद उनको ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया। ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने कुछ समय का रेस्ट लिया, उसके बाद वही मंच से वो फिर से एडजस्ट करते निकल रहे हैं और आगे की सभा के लिए निकल रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अगली सभा के लिए अब नितिन गडकरी निकल रहे हैं। गर्मी बहुत ज्यादा प्रचंड है और पहले चरण के मतदान के दौरान भी हमने देखा था गर्मी का असर किस तरह से वोटिंग प्रतिशत पर पड़ा और अब तो और ज्यादा गर्मी बढ़ेगी। ऐसे में सभी के लिए चिंता का सबब हो सकता है। गर्मी से अपने आप को महफूज रखें। फिलहाल नितिन गडकरी पूरी तरह से ठीक है, ये खबर निकलकर सामने आ गई है। अब मैं लौटती हूँ आज के असल मुद्दे पर, जिसको लेकर हम लोग डिबेट में इस वक्त चर्चा कर रहे हैं, दंगल में। सीधे धीरेन्द्र जी आपके पास आते हुए,
अब ये जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं। बिहार में 40 सीटें, हालांकि पिछली बार यूपीए के खाते में एक ही कांग्रेस को मिली थी, लेकिन इस बार जोर शोर से मुद्दे को उठाया जा रहा है चुनावी मैदान में। मुश्किलें पैदा हो जाएंगी क्या आप लोगों के लिए बिहार में? चित्रा जी, जातीय जनगणना हम लोगों ने तो समर्थन किया है, कोई ऐसा दल नहीं था बिहार में जिसने समर्थन नहीं किया है। लेकिन आज ये कांग्रेस पार्टी और इनके सहयोगी दल यहाँ पर जब अपनी स्थिति पहले चरण में कमजोर होता देख के अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। क्या उसका मतलब है कि अल्पसंख्यकों को मैं दे दूंगा, बहुसंख्यकों की संपत्ति को लेकर के, ओबीसी, अल्पसंख्यक, ये नया नया नारा दे रहे हैं। जब इनको मौका आया था तो अल्पसंख्यक समाज के थे ना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, उनके सामने में राहुल गांधी जी ने बिल फाड़ दिया था। क्या वो उनका सम्मान था? सीताराम केसरी जी ओबीसी समाज से आते थे, उनको किस तरह से अपमानित किया गया कमरे में बैठाकर, मैं इस पर बोल नहीं सकता हूँ। तो ये लोग कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं, जातीय जनगणना करके सिर्फ अपना जेब भरना। कांग्रेस का हालत चित्रा जी मैं बता रहा हूँ कि औरंगजेब से भी खराब इनकी जेब हो गई है। एक एक जगह में बताइए कि अपने संपत्ति को, दूसरे के संपत्ति को लेकर के और एक विशेष वर्ग को इनको देने की इनकी तबीयत है, आज वो उजागर होकर सामने आ रही है। और इनको, इनके मन में केसरिया नहीं, इनके मन में सरिया है, और वोट के चलते इनके रंग में थोड़ा थोड़ा केसरिया दिखता है। जरूरत पड़ने पर जनेऊ पहनने वाले लोग और कहते हैं कि हम एक्सरे करा लेंगे। क्या आप एक्सरे कराइएगा? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी और पूरे इंडी गठबंधन का सीटी स्कैन करके रखा है कि आपके दिल के अंदर में क्या चल रहा है। बहुसंख्यकों की संपत्ति को अगर आप इस तरह से कानून बना के और किसी वर्ग विशेष, एक संप्रदाय को तुष्टीकरण के लिए उनके जेब में डालना चाहते हैं, या जेब में डालने के बजाय खुद का उन्होंने एक अपना रोबोट बना के रखा है जो अकेले एक संपत्ति बना करके और कांग्रेस के लिए कमा के रख देना, चाहे वो जमीन हो चाहे पैसा हो। तो देश का और देशवासी और वोटर सब समझ रहे हैं, कांग्रेस को 65 साल तक अपना टैक्स दिया है, ये इसी विरासत की टैक्स जो आज तक कांग्रेस घोटाले करते जा रही है। और ये कह रहे हैं कि अभी नया आइडिया आया है कि अपने बच्चों को ट्रांसफर करके उनकी संपत्ति हम लोग अब देना चाहते हैं। अरे साहब, आपने तो 65 साल तक अपने बच्चों को संपत्ति दिया हो, नेहरू जी हो, श्रीमती गांधी हो या सोनिया जी हो, अब कितना दिन? अब देश के लोगों को छोड़िए, गरीबों को यहाँ का छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है, किरासन दे रही है, सुशासन दे रही है, सरकार दे रही है। एक तरफ कहते हैं कि अडानी से लड़ेंगे, दूसरे तरफ कहते हैं कि रोजगार देंगे। कहां से ये रोजगार लाएंगे? जरा बता दे मुझे। रोजगार देने वाले जितने भी बड़े फर्म है, उद्योगपति, उनके साथ ये लड़ाई करते हैं, और रोजगार ये कहां से लाके देंगे? चाइना से। अखबार इनको चाइनीज चाहिए, नीति इनको चाइनीज और रशियन चाहिए, लेकिन इनको इलेक्शन के लिए मुद्दे कुछ और चाहिए। तो लोग भटकने वाले नहीं है, देश के लोग सब कुछ जान रहे हैं। ये लोग, ठीक है, अब मैं जवाब ले लेती हूँ। हाँ, रत्नाकर जी आपके पास आते हुए, अब एक तो ये जातिगत जनगणना जिसको हथियार बनाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की ओर से, जैसे न जाने क्या देश में बदल जाएगा। पहले भी आप लोगों की पार्टी करवा चुकी, आंकड़े जारी नहीं की, और अब एक बार फिर से वही झुंझुना लेकर क्या देश के सामने है। और दूसरा सवाल, ये सैम पित्रोदा का जो बयान है, विरासत टैक्स, आपको समझ में आ रहा है ये सेल्फ गोल करने की आदत है क्या कांग्रेस पार्टी की, जो बीजेपी बार बार या दूसरे दलों की ओर से सवाल पूछा जा रहा है? जब आप विरासत टैक्स की बात करेंगे एन चुनावों के दरमियान, अभी 6 चरणों का चुनाव बाकी है, तो आप लोगों से पलट के ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या है कांग्रेस पार्टी की मंशा? लोगों की जेब पर नजर है। देखिए मैडम, विरासत टैक्स हमारे मैनिफेस्टो में नहीं, और हमारे प्रमुख प्रवक्ता जयराम रमेश जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि ये सैम पित्रोदा जी के अपने विचार। वैसे भी जो अमेरिकन विरासत टैक्स है, अगर उसको आप देखेंगी तो वो $10 बिलियन, यानी आज की तारीख में बना भारत के अंदर 83.30 लाख करोड़, मतलब 83 करोड़ 30 लाख से ऊपर के उस पर लगता है। तो यहाँ विरासत टैक्स की कोई बात नहीं। भाजपा प्रधानमंत्री हताशा, निराशा, दिग्भ्रम से जूझ रहे हैं पूरी तरीके से। आप देखिए ना, अजय आलोक जी इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, विभिन्न दलों में रहे हैं, अच्छा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुमराह हैं, अबोध बालक हैं कि 55 साल के चिरयुवा हैं, उनको ये नहीं पता। और बंटवारा कौन कर रहा है वो अजय आलोक बता रहे हैं। वो कह रहे हैं राहुल गांधी से कि तुमको अपनी जाति पहले बताओ, तुम हिंदू तो हो नहीं। तो ये कहां भारतवर्ष के संविधान में लिखा है सिर्फ हिंदू यहां रह सकता है और हिंदू की ही जाति होती है? ये कैसी इनकी मानसिकता है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू नहीं है तो भारत का नहीं है? उसको इतनी हेय दृष्टि से देखेंगे, इतना नीचा देखेंगे। और जो इतनी देर से ये चिंगाड़ चिंगाड़ के बोल रहे थे कि कर्नाटका में हमने मुस्लिम रिजर्वेशन दे दिया, अजय आलोक जी
सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की ओर से प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने ओबीसी रिजर्वेशन टू मुस्लिम माइनॉरिटी लागू किया है, सर्कुलर किया है, देख लीजिएगा। और जानते हैं उसमें कर्नाटका में कितना रिजर्वेशन है? एक जाति छप्पर बंद का और सब जातियां 9। और 15 साल से आप मध्य प्रदेश में हैं, उसमें 30 जातियां हैं मुस्लिम्स की और 2 जातियां यूपी में है। तो ये देश को दिग्भ्रमित करना बंद कीजिए कि मुस्लिम रिजर्वेशन कांग्रेस दे रही है। और चित्रा जी, आप बोल रही थी अभी कि यहाँ बैठे लोगों को मैं देख के बता सकती हूँ कौन गरीब है, कौन पिछड़ा है, क्या है। एकदम आप सही कह रही। पिछड़ा कौन है, दलित कौन है, उच्च वर्ग में कौन है, ये तो देख के पता चलता है किसके पास कितना है। लेकिन जातीय जनगणना अगर हो जाएगी तो जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने जातियों को सूचीबद्ध किया है वो सामने आएंगे, किसकी जाति में कितने हैं, उनको देने में सुविधा होगी। मैं आपकी बात मान लेता हूं कि सारे संसाधन खर्च करके कांग्रेस ने एक सर्वे कराया, आंकड़ा क्यों नहीं देश के सामने रखा? जनगणना कराई और 2011 से 13 वाला आंकड़ा क्यों नहीं देश के सामने रखा? जातिगत जनगणना जब करवाई होगी, कितना पैसा लगा होगा देश में करवाने के लिए? क्यों नहीं रखा देश के सामने? बोल चुकी मैम, मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ तो मैडम ऐसा है ना, अगर एक गलती किसी ने की उसके लिए उसकी हत्या नहीं कर दी जाती। चलिए देर आज दुरुस्त शायद। अगर मान लीजिए हमने जाति गणना कराई और हम उसका लागू नहीं कर पाए तो क्या आप हमें फांसी चढ़ा देगी? और इतनी देर से मैं सुन रहा हूं दिल में केसरिया नहीं सरिया है, ये क्या भाषा है? कितने हताशा में ये लोग चले गए हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, कांग्रेस जो बोल रही है वो देश समझ रहा है। हमें भाजपाइयों को समझाने की जरूरत नहीं है, हमें ये बताने की। मंगलसूत्र छीन लेंगे, अरे आपको पता है देश के अंदर अभी से लागू है, अविवाहित पुरुष 100 ग्राम, अविवाहित महिला 250 ग्राम, विवाहित महिला 500 ग्राम रखती है। आप सोना बेचेंगे तो उस पर शॉर्ट टर्म गेन, कैपिटल गेन, और 3 साल बाद बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको देना पड़ेगा 20% प्लस 4% 24% का। कहां टैक्सेशन नहीं है? आप मुझे बताइए। मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो चीज कहीं लिखी नहीं है उसका उदाहरण दे करके आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आप जनता की सहानुभूति बटोर लें। तो ठीक है, आप प्रयास कीजिए, ये आपका राजनीतिक हक है कि आप झूठ बोलें, फरेब करें, द्वंद करें और आप अपने वोट बटोरने की कोशिश करें। अजय आलोक जी इस पर जवाब देंगे बीजेपी को लेकर जो आपने सवाल खड़े किए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बस अपनी बात ये साफ कर दूं, बहुत सारे गरीब लोग हैं, गरीब फैमिली से आते हैं और उनको जाति देखकर उनमें सुधार करने की जरूरत नहीं है। उनको देखकर ही आप अंदाजा लगा लेंगे कि उनकी जिंदगी में बेहतरी की जरूरत है और इसके लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। इसके लिए जाति गिन गिन के गरीबों का कल्याण करने की जरूरत नहीं है। आप गरीबों को अब एक समान अधिकार दीजिए, उनको शिक्षा दीजिए। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, अजय आलोक जी उसके बाद जवाब दीजिएगा। बड़ी खबर वायनाड से सामने आ रही है। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। वायनाड की रैली में प्रियंका गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। चुनाव में धार्मिक भावना को भड़काते हैं प्रधानमंत्री, धर्म को लेकर डराते हैं पीएम मोदी, देश में रोजगार पर कोई बहस नहीं हो रही है, ये कहा है प्रियंका गांधी ने। क्या कुछ कहा गया है उनकी ओर से वायनाड की रैली में बीजेपी को घेरते हुए नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए, सुनते हैं। जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री जी इंक्लूडेड, उनके व्यवहार से ये लग रहा है कि चुनाव उनके पक्ष में नहीं जा रहा है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि बौखलाए हुए हैं, बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं, पता नहीं कौन से मुद्दे उठा रहे हैं। जबकि अगर 10 सालों के लिए इन्होंने कुछ किया होता जनता के लिए, जनता के जीवन में तरक्की लाने के लिए, मतलब कि आपका जो जीवन है उसमें जो महंगाई आई है उसको कम करने के लिए, रोजगार दिलवाने के लिए, शिक्षा के संस्थान बनाने के लिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं देने के लिए, तो आज ये मंच पर आकर ये डिस्कशन नहीं होता जो आजकल हो रहा है। रोज सुबह उठ के कोई नया मुद्दा उठा रहे हैं जिससे कोई ताल्लुक नहीं है जनता का, मतलब उसको, और इस हद तक अब चले गए हैं कि अपने आप नए नए मुद्दे ऐसे निकाल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लोगों को और लोगों को गुमराह करने की कोशिश, डराने की कोशिश हो रही है। और मुझे लग रहा है कि ये सब जो शुरू हुआ है फर्स्ट फेज की पोलिंग के बाद, मुझे लग रहा है कि शायद इनको लग रहा है कि ये रुझान जो है इनके पक्ष में नहीं जा रहा है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। आपने तो देश की सारी संपत्ति दे दी अपने दोस्तों को,
आपने तो दे दी ना सारी संपत्ति, सारे कोयले के खदान, सारे बंदरगाह, सारे एयरपोर्ट, सारी सड़कें, आपने सब दे दी अपने दोस्तों को। क्या यही है आपका विजन? धार्मिक भावना को भड़काते हैं प्रधानमंत्री। अजय आलोक जी, जवाब दीजिए। आपने सुना प्रियंका गांधी को एक के बाद एक कई आरोप उनकी ओर से लगाए गए। कहा गया कि रोजगार पर तो बीजेपी बात ही नहीं करना चाहती है। तब से तो मैं सिर्फ आरोप ही सुन रहा हूं चित्रा जी, आप मुझे मौका दीजिए जरा, सबके आरोपों को जवाब देता हूं। मुझे तो लगता है भैया से अकेले वायनाड नहीं संभल रहा है, इसलिए बहना भी पहुंच गई आज अंतिम दिन। चलिए जोर लगाते रहिए, वहां से भागेंगे तो कहां जाएंगे ये परसों तक पता चल जाएगा हमें। एक एक मुद्दों पर करके बात करते हैं। अभी कंचना जी ने कहा कि गोपीनाथ मुंडे जी ने लोकसभा में कहा था, बिल्कुल कहा था, हम स्टैंड पे भी हैं। हमने स्टैंड कब बदला? हमारी प्रतिबद्धता का ही असर है कि रोहिणी कमीशन को गठन किया गया था दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस जीवी रोहिणी की अध्यक्षता में, और उस रोहिणी कमीशन ने अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति महामहिम जी को सौंप दी, और उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार फैसला करेगी। नई सरकार जब हम बनाएंगे तो उसके आधार पर हम फैसला करेंगे। हम कब भागते हैं किसी चीज से? अरे खुलेआम आप लोग पिछड़ों को, अति पिछड़ों का आप आरक्षण मार रहे हैं। अभी कहा रत्नाकर जी ने मुझे कि मुसलमानों में जाति नहीं होती है। बिल्कुल होती है, यही बात तो हम कह रहे हैं। जब मुसलमानों में जाति होती है तो सारे मुसलमानों को क्यों डाला ओबीसी के लिस्ट? मैंने कब कहा मुसलमानों? इस पे जवाब नहीं दे रहे आशुतोष जी या कंचना यादव या रत्नाकर त्रिपाठी। और इस बात को अगर हम जनता को बताएंगे तो हम गलत क्या कह रहे हैं कि एसी को मुस्लिम तुष्टीकरण कहते हैं। हमारे गरीब ओबीसी, हमारे एसटी एससी का हक मार रहे हैं आप। गलत कहां है ये? इसमें आप एक से एक बात कर रहे हैं लगातार। राहुल गांधी, अरे क्या किया राहुल गांधी ने? एक बात बताएं ना। अपना खुद कहते हैं कि 55 साल हम सत्ता में रहे। 55 साल आप सत्ता में रहे तो आपको ओबीसी की याद नहीं आई? काका कालेकर कमीशन की रिपोर्ट को आपने दबाया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को आपकी दादी ने दबाया। आपके पिता राजीव गांधी लोकसभा में खुल के बोले कि मंडल कमीशन नहीं लागू होना चाहिए। कंचना जी याद होगा, लालू जी अपोज कर रहे थे राजीव गांधी का उस समय। उस पर भी आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं। आ गए आप लोग एक गोद में कि कांग्रेस को अक्ल आ गई है, समझ रही है। अरे कुछ अक्ल उक्ल नहीं आई है। राजनीतिक अवसरवादिता के सबसे बड़े प्रतीक बन चुके हैं आप लोग। और आज की तारीख में इस देश को जिधर दारुल इस्लाम की तरफ ठेल रहे हैं मुसलमानों का तुष्टीकरण कर करके, ये देश के लिए खतरनाक है। और ये बात हम देश को बताएंगे। और इसको धार्मिक भावनाओं को बहकाने की बात नहीं कहते हैं। आप जब मुसलमान हो वैसे खुलेआम करें, वो धार्मिक भावना नहीं भड़का रहे हैं। राहुल कांग्रेस के लीडर कहें कि मुसलमानों की पहली पार्टी कांग्रेस है, वो धार्मिक भावना नहीं बहका रहे हैं। लेकिन 82% हिंदुओं की हम बात करते हैं, उनके हक अधिकार की हम लड़ाई लड़ते हैं, तो आशुतोष को लगता है कि हम धार्मिक भावना बहका रहे हैं, हम चुनाव हार रहे हैं। अरे हम काहे के लिए चुनाव हारेंगे? 400 पार होगा। अशोक में मत आ जाइए कहीं 450 नहीं हो जाए, हार्ट अटैक हो जाएगा यहाँ बैठे हो कुछ लोग। बोलिए आशुतोष जी। नहीं, मुझे तो लगता है कि आलोक जी का ये हार्ट अटैक होने वाला है जिस तरीके से बोल रहे हैं। लेकर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। बोलिए आशुतोष। नहीं, वो अब मेरे बारे में टिप्पणी करेंगे तो टिप्पणी करना पड़ेगा ना, मैं तो छोड़ूंगा नहीं उनको। तो अजय आलोक जी थोड़ा शांत हो जाइए, चेहरे पे बहुत आपके गुस्सा नजर आ रहा है। चुनाव हारे जीते आपको मुबारक हो, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, जिस राजनीतिक दल का स्याह हो गया है मुस्कान मेरे चेहरे पे, जिस राजनीतिक दल का आदमी ये कहे कि 82% लोगों की बात करते हैं, वो हिंदुस्तान की बात नहीं करता है। वो इस देश के अंदर दंगा भड़काने की बात करता है। वो एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने की बात करता है। और तो यही आज हमारे काम में दिख रहा है, चाहे आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे कोई योजना हो। डिस्टर्ब नहीं किया अजय आलोक जी, आपने कहा मैं 82% लोगों की बात कर रहा हूं। 82% की बात कर रहा हूं, मैं उसको आपत्ति ले रहा हूं। हम 82% की बात नहीं कर रहे हैं, आपने कहा 82% लोगों की बात करते हैं। जब आप जनता दल यूनाइटेड में थे तो आप 100% लोगों की बात करते हैं। जब बीजेपी में आ गए तो 82% लोगों की बात कर रहे हैं। कल बीएसपी में जाएंगे तो कितने % की बात करेंगे सोच लीजिएगा आप। तो राजनीति देश की बात करता था, आज भी देश की बात कर रहा हूं। मैं आशुतोष नहीं हूं कि चुनाव लड़ने के लिए आशुतोष गुप्ता बन जाऊं। मुझे अपने चरित्र का वर्णन मत कीजिए। आप देश की बात कि चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली की सड़कों पर आशुतोष गुप्ता का बैनर लगा के जाति की बात तो अब तक घुसी हुई है। आपको इलाज करवाने की जरूरत है आशुतोष जी। देखिए आप पैथोलॉजिकल हो गए। अरे प्लीज आज आलोक जी ये इलाज करवाने और ये सब जदयू में था तब भी देश की बात करके अपनी बात रखेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। मैं बोल लेता हूँ। देखिए अजय आलोक जी अच्छे आदमी हैं, जनता दल यूनाइटेड से बीजेपी में आए हैं, अपने आप को स्थापित करना है तो 82% की बात करेंगे, करने दीजिए उनको। इनकी पार्टी में 82% स्थापित करने की जरूरत नहीं है। मैं आशुतोष नहीं हूं कि मुझे स्थापित होने की जरूरत है।
कि मैं कांग्रेस की बुराई करते करते कांग्रेस के तलवे चाटने लगूंगा क्योंकि पार्लियामेंट का टिकट मिल जाए। स्थापित अपने आप को कीजिए, युवराज की चमचागिरी में लगे रहिए। मुझे मुझे लग रहा है कि पर्सनल व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे मुद्दे पर, प्लीज मुद्दे पर। दोनों ही लोगों से गुजारिश है, प्लीज मुद्दे पर। कौन किस पार्टी में जा रहे हैं, कौन किस पार्टी में आ रहा है, सर इस पर नहीं जाते हैं, इस पर नहीं जाते हैं, इस पर नहीं जाते हैं। प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं एक दूसरे पर। अपनी बात पूरी कर लीजिए आशुतोष जी, जल्दी से। संजय जी आ रही है उसके बाद में फौरन। मैं अजय आलोक का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं मैं दल बदलुओं का मैं की बातों का बुरा नहीं मानता, जो अपनी विचारधारा छोड़ के एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं और 82% की बात करते हैं। हिंदुस्तान को बांटने की बात ये लोग करते हैं। संजय जी सीधे आपके पास आते हुए, मौजूदा वक्त में जो मुद्दे लेकर पार्टियां आगे बढ़ रही हैं, चूंकि आपके ओर से लगातार सर्वे किए जाते हैं। ठीक है सर, ठीक है। अब मुझे लगता है ना व्यक्तिगत टिप्पणी से कोई फायदा नहीं होगा देश की जनता को। मुद्दे पर अगर बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। संजय कुमार जी, दूसरे चरण के लिए सबसे बड़ा मुद्दा मौजूदा वक्त में क्या दिखाई दे रहा है? और नरेंद्र मोदी ने, चाहे ये मंगलसूत्र वाला मामला हो या सैम पित्रोदा का ये मामला, क्या बैकफायर करेगा कांग्रेस पार्टी को, या फिर लग रहा है कि ये मामले गौड़ हो जाएंगे, रोजगार और महंगाई पर ही वोटिंग होगी? संजय जी। चित्रा जी, मुझे लग नहीं रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी पर वोट हो रही है। अगर ऐसा होता तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होती। अलग अलग पार्टी के वोटरों के लिए मुद्दे अलग अलग हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी के बयानों को देखूं तो मुझे लगता है बीजेपी ये जो एक तरह से मतलब उसको मोबिलाइजेशन, हिंदू वोटरों को मोबिलाइज करने की स्ट्रैटेजी पे जा रही है। बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में क्या कहा है और कैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की है। तो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी कम्युनिटी को अपनी ओर मोबिलाइज करने के लिए बीजेपी की वो स्ट्रैटेजी है। और अगर कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस ये इस बात सोशल जस्टिस, उस प्लैंक पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है और वो बताना चाह रही है कि सोशल जस्टिस की कितनी जरूरत है। अगर आप सोशल जस्टिस की बात करेंगे तो गरीब और जो पिछड़े हैं उनका उत्थान होगा और उसके जरिए देश आगे बढ़ सकता है। तो दोनों के नैरेटिव अलग अलग है, ग्राउंड पर जनता के कंसर्न्स अलग अलग हैं। तो कई खेमों में और कई टुकड़ों में बटा हुआ दिखाई पड़ता है अगर मैं चुनावी मुद्दों की बात करूं तो। बिल्कुल सही कहा आपने। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की हमारी यात्रा जारी है। बीच में मैं बिहार में मौजूद हूँ। यकीनन दक्षिण से जब आप चलेंगे तो अलग अलग इलाकों के हिसाब से मुद्दे परिवर्तित होते हुए चले जाते हैं और बिल्कुल उसी तरीके से आपको बताते चले, हर चरण के चुनाव में नए नए मुद्दे हावी करने की कोशिश की जाएगी यहाँ पर राजनेताओं की ओर से। लेकिन आखिरी फैसला लेना है जनता जनार्दन को। देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि जब दूसरे चरण में वोटिंग होगी तो किन मुद्दों को आधार बनाकर वोट डालने के लिए जाती है जनता, किसके पक्ष में करती है मतदान और किसके भविष्य की बनती है वो भाग्य विधाता। आगे क्या होगा इस पर रहेगी आज तक की नजर। फिलहाल इसी के साथ छपरा से दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।